हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टीचर्स मंत्रा ऑफिशियल में। दोस्तों आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो सीटेट के प्रीवियस पेपर की बात करेंगे और हम जो स्टार्ट करेंगे वो 2011 से करेंगे। हमारा जो टारगेट रहेगा, जो मैं पढ़ाऊंगा वो सीडीपी का रहेगा, यानी साइकोलॉजी पेडागोजी का रहेगा। अब सीडीपी के जो क्वेश्चन आते हैं वो 30 क्वेश्चन आते हैं। तो आज जो हमने स्टार्ट किया वो 2011 से किया है। अब 2011 में कौन कौन से क्वेश्चन कैसे बनते हैं उनको देखते हुए चलेंगे, ठीक है। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन ऑल को प्रेस कर लेना, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अब पहला क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, वो ये कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक को निम्न में से सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी होनी चाहिए। यानी जब एक टीचर प्राथमिक स्तर पर पढ़ाता है तो उसके अंदर वो कौन सी ऐसी क्वालिटी होनी चाहिए जो सबसे बेस्ट मानी जाती है। अब ये चार ऑप्शन कौन कौन से दे रखे हैं समझेंगे। पहला उसने दे रखा धैर्य और दृढ़ता। दूसरा दे रखा शिक्षण पद्धतियों और विषयों में के ज्ञान में दक्षता। दक्षता का मीन्स होता है योग्यता। क्या होता है? योग्यता होता है, समझना आपको। उसके बाद होता अति मानक भाषा में पढ़ाने की दक्षता। और तीसरा दिया पढ़ाने की उत्सुकता। ये चार ऑप्शन उसने दे रखे हैं। इन चार ऑप्शन को देखता है कि प्राथमिक स्तर पर पढ़ाने के लिए एक टीचर के अंदर सबसे बेस्ट क्वालिटी कौन सी होनी चाहिए। तो देखो आपको समझना क्या है कि जहां कहीं पर ये मानक शब्द आपको दिखाई दे रहा है, मानक शब्द हमेशा नेगेटिव होता है। कैसा होता है? नेगेटिव होता है। तो ये नेगेटिव होता है, तो ये तो हमेशा गलत हो गया। अशिक्षण पद्धति और विषय के ज्ञान में, यानी विषय में निपुणता होना भी, ये भी एक तरह से नेगेटिव माना जाता है। ये भी समझना है, ये भी एक तरह से नेगेटिव माना जाता है। और पढ़ाने की उत्सुकता, उत्सुकता मतलब जिज्ञासु। लेकिन जिज्ञासु की जो बात हो रही है दोस्त, वो किसकी हो रही है? वो टीचर की हो रही है। किसकी हो रही है? टीचर की हो रही है। क्योंकि टीचर को हमें उत्सुक नहीं बनाना है, हमें छात्र को उत्सुक बनाना है। छात्र को पढ़ाने के लिए तैयार करना है। तो हमारा ना तो ये बी राइट आंसर हो सकता, ना हमारा सी राइट आंसर हो सकता, ना डी। हमारा राइट आंसर जो होगा वो ये होगा कि एक टीचर में धैर्य, सहनशील और स्थिरता होनी चाहिए। तो एक प्राथमिक स्तर पर एक छात्र को पढ़ाते समय उसके अंदर धैर्य और दृढ़ता का होना बहुत जरूरी है। तो राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? ए राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलते हैं हम अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अब ये क्या कह रहा है, देखो। एक शिक्षक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण छात्रों को पूरी कक्षा में कहीं भी बैठने की अनुमति देता है। कुछ छात्र एक साथ बैठते हैं, कुछ चर्चा करते हैं और सामूहिक पठन करते हैं, कुछ चुपचाप बैठकर अपने आप में पढ़ते हैं। एक अभिभावक को यह पसंद नहीं आता। इस स्थिति से निपटने का निम्न में से कौन सा सबसे बेहतर तरीका हो सकता है। कहने का तात्पर्य ये कहना चाह रहा है कि मान लीजिए मेरी एक क्लास चल रही है। उस क्लास में मैंने हर छात्र को ये कह दिया कि आप कहीं पर भी कैसे भी बैठ सकते हैं। कुछ छात्र एक साथ बैठकर अपने आप से बात कर रहे हैं, एक दूसरे से अपने विचार साझा कर रहे हैं, जबकि कुछ छात्र चुपचाप बैठे हैं। तो उनमें से किसी एक के माता पिता को यह पसंद नहीं है। तो इस समस्या से निपटने के लिए एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? पहला, अभिभावकों को प्रधानाचार्य से अनुरोध करना चाहिए कि वे उनके बच्चों को अनुभाग, यानी अनुभाग का मतलब होता है डिपार्टमेंट यानी क्लास बदल दें। दूसरा, अभिभावकों को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए। जबकि बात हम किसकी कर रहे हैं? लोकतंत्र की करनी है। तो पहला वाला तो काट देते हैं, दूसरा वाला हो सकता है। तीसरा, अभिभावकों को उस विद्यालय से अपने बच्चे को निकाल लेना चाहिए। ये कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि समावेशी शिक्षा ये कहती है कि बालक किसी भी जाति, धर्म, लिंग, समुदाय का हो, उसे एक साथ स्कूल में सभी बच्चों के साथ पढ़ाना है। तो हमने पहला काट दिया, तीसरा काट दिया। अभिभावकों को प्रधानाचार्य से शिक्षक की शिकायत नहीं करनी चाहिए। तो हमने पहला काट दिया, सी काट दिया, डी काट दिया। बच्चा कौन सा हमारा? बी राइट आंसर। हमें माता पिता को शिक्षक से बात करनी चाहिए और समस्या पर अवगत होना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। वो बेटर ऑप्शन रहेगा एक लोकतांत्रिक शिक्षा में। तो दूसरे का जब हम आंसर देख रहे हैं तो राइट आंसर कौन सा होगा हमारा? बी राइट आंसर होगा। कौन सा राइट आंसर होगा हमारा? बी राइट आंसर होगा। क्लियर है? चलते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आया, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं और घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ कर देता है। यानी ये जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ये पूछा जा रहा है जीन पियाजे से। किससे पूछा जा रहा है? जीन पियाजे से। अब आपको समझना क्या है कि जीन पियाजे ने कितनी अवस्थाएं बताई हैं? तो आपको बतानी है 4 अवस्थाएं बतानी है। कितनी बताई? 4। एक बताई SPMA, यानी ये होती है संवेदीगामक, समझना। ये होती है पूर्व संक्रियात्मक, पूर्व संक्रियात्मक।
ये होती है मूर्त संक्रियात्मक, और ये होती है अमूर्त संक्रियात्मक। अब उसने पूछा है वस्तुओं और घटनाओं के बारे में चिंतन प्रारंभ कर देता है। इसका समय बताया था 0 से 2 वर्ष, इसका समय होता 2 से 7 वर्ष, इसका समय 7 से 11, और इसका होता 11 से 15। तो इसका पैटर्न से देखेंगे, पहला दिया औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और संवेदीगामक अवस्था। यानी जब एक बालक किसी वस्तु, किसी घटना, किसी विषय में चिंतन प्रारंभ कर देता, वो ये सोचने लगता कि यार ये कार्य कैसे हुआ, तो वो कौन सी अवस्था कहलाएगी, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सी अवस्था कहलाएगी, वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहलाएगी। कौन सी कहलाएगी, ये वाली अवस्था कहलाएगी। लेकिन इस प्रारंभ की जगह पर अगर वो ये कहता किस अवस्था में पूर्ण हो रहा है, तो फिर हमारी अवस्था हो जाती चौथी। ये नहीं समझना, जब एक बालक किसी विषय, किसी वस्तु, किसी परिस्थिति के बारे में चिंतन प्रारंभ कर रहा है, तो आप लगाइएगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। जब वो चिंतन को पूर्ण कर लेता है तो आप लगाइए अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। लेकिन अगर वो आपसे पूछे कि वस्तु स्थायित्व की भावना किसमें पाई जाती है, तो आप लगाएंगे संवेदीगामक अवस्था में। अगर आपसे ये पूछे प्याजे की किस अवस्था में वस्तु स्थायित्व की भावना पाई जाती है, तो आप बताएंगे संवेदीगामक में। अगर आपसे पूछे किस अवस्था में भाषा विकास प्रारंभ होता है, भाषा विकास प्रारंभ होता है, तो आप बताएंगे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। मैंने 4 क्वेश्चन क्लियर करें। अगर प्याजे की किस अवस्था में वस्तु स्थायित्व की भावना पाई जाती है, संवेदीगामक अवस्था में। किस अवस्था में भाषा का विकास प्रारंभ होता है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। किस अवस्था में अमूर्त चिंतन प्रारंभ करता है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। किस अवस्था में अमूर्त चिंतन पूर्ण हो जाता है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। ये है क्वेश्चन, क्योंकि प्याजे से कम 3 से 4 क्वेश्चन बनते हैं। और अगर आपसे पूछे प्याजे कितनी अवस्था, 4 है, एसपीएम में संवेदी, पूर्व, मूर्त और अमूर्त। क्लियर है। चलते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है, मन का मानचित्र। मन का मानचित्र समझते, ये कह रहा है कि आपके मन की जो कल्पना है, जो इमेजिनेशन है, जो आप इमेज बनाते हैं, जो आप अपने मन में इमेजिनेशन करते हैं, आप अपने मन में कल्पना करते हैं, उसका संबंध किससे है। पहला दिया साहसिक कार्यों की क्रिया योजना से। मन का पहला दिया साहसिक कार्यों की क्रिया योजना बनाने से। दूसरा मन का चित्र बनाने से। मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। बोध समझ बढ़ाने की क्षमता से। कौन सा राइट आंसर हो सकता है। आप जब मन में कोई भी कल्पना करते हैं तो उसका राइट आंसर कौन सा हो सकता है। सहायक से कार्यों की क्रिया योजना से बिल्कुल गलत है। मन का चित्र बनाने से बिल्कुल गलत है। मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान हो सकता है। बोध समझ बढ़ाने की तकनीकी के, तो राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, बोध समझ बढ़ाने की तकनीकी से। हम अपने मन में, दिमाग में इमेजिनेशन इस वजह से करते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा वस्तुओं को या ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेप्ट को हम समझ सके। जब हम ज्यादा से ज्यादा वस्तु और कॉन्सेप्ट को समझेंगे तो हमारा आराम से हो जाएगा। तो आपसे ये पूछे मन का मानचित्र संबंधित किससे है, तो छात्रों की बोध और समझ को बढ़ाने के लिए मन का मानचित्र के संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 6वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सॉरी 5वां। विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर छात्रों के सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका कौन सा है। यानी जब आप प्राथमिक स्तर पर पढ़ाते हैं, पढ़ाते समय जब एक छात्र सीखते समय समस्याओं से संबंधित होता है, वो समस्याओं को समझने का सबसे बेहतर तरीका कौन सा होगा, इसके बारे में जानकारी करनी है। तो पहला आपको बताना है महंगी और चमकदार सहायक सामग्री का प्रयोग करना। अगर कहीं पर प्राथमिक स्तर पर, अगर आपको प्राथमिक स्तर पर महंगी और चमकदार वस्तुएं आती हैं तो आप कभी मत लगाना। सरल और रोचक पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग करना, यह हो सकता है। कहानी कथन पद्धति का प्रयोग करना, अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण सामग्री का प्रयोग करना, यह भी गलत होगा और यह भी गलत होगा। यानी छात्र को ध्यान में रखकर, बाल केंद्र शिक्षा को ध्यान में रखकर, एक बालक किस कंडीशन से गुजर रहा है उस कंडीशन को ध्यान में रखते हुए विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना, एक समस्या को बेहतर समझना है। क्लियर बात है।
एक बात और समझिएगा, प्राथमिक स्तर पर कभी भी पाठ्य पुस्तक नहीं लगाते। ये कैसा वर्ड होता है? तो आपको बता देना, नेगेटिव वर्ड होता है। प्राथमिक स्तर पर पाठ्य पुस्तक को कभी नहीं लगाएंगे। कहानी कथन पद्धति का प्रयोग करना कर लेते, लेकिन यहां पर उसकी समस्याओं से अवगत होना है। तो अक्षमता के अनुरूप बालक को ध्यान में रखते हुए, जिस समस्या को ध्यान में रखते हुए जिस शिक्षण सामग्री का प्रयोग करेंगे वो सबसे बेटर ऑप्शन होगा। तो राइट आंसर हमारा कौन सा होगा? डी राइट आंसर होगा। 5 में का कौन सा होगा हमारा? डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, निम्न में से कौन सा छात्रों में सृजनात्मकता का पोषण करता है? यानी क्रिएटिव बच्चा, एक बालक क्रिएटिव कब हो सकता है, एक बालक में क्रिएटिविटी कब दिखाई देती है, एक बालक को क्रिएटिविटी रूप से किस तरीके से प्रदर्शित किया जाता है, इसके बारे में। प्रत्येक छात्र की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने एवं प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध करवाना, ये हमेशा पॉजिटिव होता है। ये वाली ध्यान रखना है, पॉजिटिव होता है। अवसर उपलब्ध करवाना। विद्यालय जीवन के प्रारंभ से उपलब्धि लक्ष्यों पर बल देना। उपलब्धि शब्द हमेशा नेगेटिव शब्द होता है। कैसा होता है? नेगेटिव। तो ये गलत कर दिया। परीक्षा में अच्छे अंकों के लिए अगर कहीं पर अंक शब्द आ रहा है तभी आपको नेगेटिव लगाना है। कोचिंग कराना, अच्छी शिक्षा के व्यवहारिक मूल्यों के लिए छात्रों को शिक्षण देना, ये भी गलत है। यानी छात्र की प्रत्येक अंतर्जात यानी आंतरिक शक्तियों को ध्यान में रखते हुए उसे प्रश्न पूछने के अवसर दिए जाते हैं। राइट आंसर हमारा कौन सा होगा? क्रिएटिव बालक होगा। कौन सा होगा? क्रिएटिव बालक। और आपको यह भी पूछ सकता है कि सृजनशील बालक का आईक्यू कितना होता है? तो आप इसका आईक्यू बता सकते हैं, एक सामान्य बालक के बराबर होता है। 90 से 110 होता है। और इसके जो जनक माने जाते हैं वो कौन बताने हैं? तो आपको बताने हैं टॉरेंस, इसके जनक बताने। कौन बताने? मैं इधर लिख दे रहा हूं, टॉरेंस इसके जनक माने जाते हैं। यानी सृजनशील बालक का आईक्यू पूछे तो आप 90 से 110 बता दीजिएगा, और इसके जनक पूछे तो आपको बता देना टॉरेंस। क्लियर? अब क्रिएटिव बालक जो होता है इसकी एक विधि भी आती है, बहुत पूछी जाती है, सीटेट में पूछी भी गई है, मस्तिष्क झंझावत विधि। मस्तिष्क झंझावत विधि जो किस बालकों के लिए प्रयोग की जाती है? तो आप बता सकते हो क्रिएटिव बालकों के लिए प्रयोग की जाती है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, पियाजे के अनुसार, देखो मैंने बताया ना पियाजे के बहुत क्वेश्चन आते हैं। पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से किस अवस्था में बालक अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन प्रारंभ कर देता है? मैंने अभी क्वेश्चन जो बताया था, ये वाला जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, ये वाला क्वेश्चन उसने घुमा के दे दिया। पूछा ये वाला क्वेश्चन है पर थोड़ा उसको मॉडिफाई कर दिया है। कौन सा दिया? ये वाला क्वेश्चन पूछा उसने। देखो, पियाजे के अनुसार निम्न में से कौन सी अवस्था में बालक अमूर्त संकल्पना, अमूर्त संकल्पना का एक और दूसरा नाम होता है चिंतन, प्रारंभ कर देता है? तो मैंने आपको पियाजे की अवस्था कितनी बताई? 4। कौन कौन सी बताई? SPMA, संवेदीगामक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, अमूर्त संक्रियात्मक। क्लियर है? तो मैंने प्रारंभ की जब बात करता है, जब आरंभ की बात करता है तो कौन सी अवस्था कहलाती है? तो आपको बताना है मूर्त संक्रियात्मक। औपचारिक संक्रियात्मक नहीं, संवेदीगामक नहीं, पूर्व संक्रियात्मक नहीं, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस वाली अवस्था में मैंने आपको 2 पॉइंट बता दे रहा हूं। अगर आपसे पूछे भाषा विकास प्रारंभ कौन से में होगा तो आप बता देना पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। अगर आपसे पूछे वातावरण की वस्तुओं को जानना, वातावरण की वस्तुओं को जानना, तो आप बता देना इसमें। इस वाले में आपसे ये पूछेगा वस्तु स्थायित्व की भावना, वस्तु स्थायित्व की भावना किस में पाई जाती है? तो इसमें। और इसका जो राइट आंसर होगा कौन सा होगा? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अगर वो आपसे ये कहता है कि किस अवस्था में अमूर्त चिंतन या अमूर्त संकल्पनाओं को सोचने में पूर्ण हो जाता है, तो पूर्ण की जब बात होगी तो ये कौन सा होगा हमारा? ये वाला होगा। लेकिन बात किसकी कर रहा है? आरंभ की।
तो राइट आंसर हमारा कौन सा होगा? डी राइट आंसर होगा, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। इरा सीखना समृद्ध यानी प्रभावशाली की बात कर रहा है। सीखना समृद्ध हो सकता है तब कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाए। बिल्कुल सही बात है। शिक्षक विभिन्न प्रकार के व्याख्यान और स्पष्टी, व्याख्यान हमेशा नेगेटिव वर्ड होता है तो इसको तो हम गलत कर दे रहे हैं। कक्षा में आवधिक परीक्षाएं, परीक्षाओं को भी हमेशा नेगेटिव में लेना है, इसको भी गलत कर देना है। ये भी गलत, ये भी गलत, ये अभी देख लेंगे। वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को, वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए, जैसे छात्र एक दूसरे से अंतःक्रिया करते करें। या तो ये वाला होगा या ये वाला, लेकिन इसकी अपेक्षा ये हमारा बेटर ऑप्शन लग रहा है कि वास्तविक दुनिया की, यानी जब हम उनके जीवन से संबंधित अनुभवों को लेकर आएंगे और वहां पर क्लास में प्रयोग करेंगे तो एक बालक ज्यादा सीखेगा। मान लीजिए मैं आपको पढ़ा रहा हूं और मैं एग्जाम्पल आपके घर के आसपास के माहौल का दूं, आपके जीवन से संबंध दूं, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो वो ये तो कह रहा है सीखना समृद्ध कब हो सकता है कि वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाए जाए, यानी बाहरी दुनिया को कक्षा में प्रयोग किया जाए। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? हमारा डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्न में से कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता के रूप में नहीं माना जाएगा? यानी ऐसा कौन सा कथन है जो सीखने की प्रक्रिया के रूप में नहीं माना जाता? पहला, सीखना एक व्यापक प्रक्रिया है, सीखना लक्ष्योन्मुखी प्रक्रिया है, अनअधिगम भी सीखना प्रक्रिया, यानी अधिगम का मतलब होता है विद्यालय के बाहर भी। शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र, ये क्या रहा? एकमात्र, और एकमात्र आ गया तो नेगेटिव, और ये पूछ क्या रहा है हमारा? नेगेटिव ही तो पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? नेगेटिव ही पूछ रहा है। तो राइट आंसर हम कौन सा लगा देंगे? डी राइट आंसर। सीखना जीवन पर्यंत चलता है, ये वाली बात ठीक है। सीखना लक्ष्यपूर्ण होता है, ये उद्देश्यपूर्ण, ये भी ठीक है। सीखना विद्यालय के बाहर और विद्यालय के अंदर दोनों भी होता है। और कौन सी विशेषता नहीं मानी जाती है? तो शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र, यानी आपको सीटेट में अगर कहीं पर ये वाला वर्ड दिखाई देता है एकमात्र, एकमात्र हमेशा नेगेटिव वर्ड होता है, तो वो हमारा गलत आंसर हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित यानी अंधे बालक की बात हो रही है। किस बालक की बात हो रही है? अंधे बालक की बात हो रही है। आप कक्षा 5 को पढ़ा रहे, कक्षा 5 में आपकी क्लास में एक दृष्टिबाधित यानी एक अंधा बालक बैठा हुआ है, तो आप क्या करेंगे कि माता पिता और मित्रों द्वारा उसे दैनिक कार्य को करने में सहायता की जानी चाहिए। देख लेंगे। उसे छात्र के साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध करवानी चाहिए, ये भी देख ले। के साथ कक्षा में विशेष व्यवहार किया जाना चाहिए, को निचले स्तर के कार्य करने में छूट दी जानी है। कौन सा होगा? 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित, उसमें क्या होगा कि माता पिता और मित्र, माता पिता का तो कोई रोल नहीं होता, के साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और सीडी के माध्यम से ये हो सकता है। के साथ विशेष व्यवहार कभी नहीं करना है, निचले स्तर कभी नहीं कर रहा है। हमारा राइट आंसर कौन सा होगा? बी राइट आंसर होगा। सामान्य व्यवहार करेंगे लेकिन उसे सुनने वाले श्रव्य सामग्री के आधार पर उसे थोड़ा हम शिक्षा ग्रहण करेंगे। अब अंधे बालक के जनक पूछे तो आपको बता देना है लुई ब्रेले। कौन बताना है? लुई ब्रेले। और लुई ब्रेले की एक विधि भी है जो पूछी जाती है, ब्रेल लिपि विधि। कौन सी विधि है? तो आपको बताना है ब्रेल लिपि विधि, आपको बता देनी है। क्योंकि लुई ब्रेले भी एक अंधे थे, उन्होंने बालकों को पढ़ाने के लिए सबसे पहले ब्रेल लिपि विधि का आविष्कार किया, जिसमें स्पर्श के माध्यम से पढ़ते हैं। किसके माध्यम से पढ़ते हैं? स्पर्श के माध्यम से ऐसे पढ़ते हैं। क्लियर बात है? तो कक्षा 5 के छात्र के दृष्टिबाधित विद्यार्थी के साथ सामान्य व्यवहार किया रहेंगे और उसे सीडी के माध्यम से पढ़ाने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, निम्न में से कौन सी बच्चे के सामाजिक मनोवैज्ञानिक अवस्थाओं के साथ संबंध नहीं है? यानी ऐसी कौन सी विशेषता इसमें से जो बालक के सोशल और साइकोलॉजिस्ट से संबंधित नहीं है? पहला, संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता, शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना, सानिध्य संगति की आवश्यकता, सामाजिक अनुमोदन अथवा सराहना की आवश्यकता। उसने की है सामाजिक और मनोवैज्ञानिक रूप से कौन सी विशेषता नहीं है? बताइए। सामाजिक और मनोवैज्ञानिक रूप से, ये मैस्लो से क्वेश्चन पूछा गया है। आपने अब्राहम मैस्लो को नाम सुना होगा।
अब्राहम मैस्लो। अब्राहम मैस्लो ने आवश्यकता की मांग का सिद्धांत दिया था। किसका दिया था? आवश्यकता की मांग का सिद्धांत दिया था, जिसमें उन्होंने कितने पद बताए थे? तो उन्होंने बताए थे 5 पद। अब उसमें से कौन सा नहीं है? तो आपको बताना, शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकाला, ये हमारी आवश्यकता के अंतर्गत नहीं आता। पहले शारीरिक मांग होती है, फिर सुरक्षा की मांग होती है, फिर सामाजिक मांग होती है, फिर सम्मान की मांग होती है, फिर आत्मानुभूति की मांग होती है, जो 5 पद बताए। तो उसने नहीं पूछा है, तो शरीर से अपशिष्ट पदार्थ ये सही नहीं है। बिल्कुल संवेगात्मक सुरक्षा, साने संगति की आवश्यकता और सामाजिक अनुमोदन या हमारे सराहना, यानी कोई हमारी बढ़ाई करे उसकी आवश्यकता हमेशा सामाजिक और मनोवैज्ञानिक रूप से होती है, लेकिन शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को निकालने का इसका कोई रोल नहीं होता। तो हमारा जो राइट आंसर होगा 11 वाले का, कौन सा राइट आंसर होगा? तो हमारा बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? हमारा बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? सामाजिक और संवेगात्मक रूप से। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है 12 वाला। वह कथन कौन सा है जहां बच्चे संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से प्रभावित किया जाता है? देखो, संज्ञानात्मक विकास का एक और नाम होता है मानसिक विकास। एक और नाम क्या होता है? मानसिक विकास। समझना आप लोग, मानसिक विकास का एक और नाम होता है बुद्धि। और इसके जो जनक हैं वो मैंने आपको कौन बताएं? तो मैंने आपको बताया जीन पियाजे। कौन बताएं मैंने आपको? जीन पियाजे बताया। और आपको पता है जीन पियाजे ने बालक की बुद्धि का विकास किया। उसने क्वेश्चन ये पूछा है कि निम्न में से वह कौन सा पॉइंट है जिसके द्वारा एक बालक की बुद्धि का ज्यादा से ज्यादा विकास हो सकता है? पहला, विद्यालय और कक्षा का पर्यावरण, सभागार, घर और खेल का मैदान। कौन सा राइट आंसर हो सकता है जिसके द्वारा एक बालक की बुद्धि का विकास हो सकता है? देखो, घर है, घर में अच्छाई भी बुराई दोनों बात होती है। खेल के मैदान में सिर्फ सामाजिक भावना का विकास होता है। किसका विकास होता है? सामाजिक भावना का विकास होता है। ये आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। किसका विकास हो रहा है? सामाजिक भावना का विकास। जबकि इसका राइट आंसर जो होगा वो कौन सा होगा? विद्यालय और क्लास का जो माहौल होता है, अगर आपको रटने वाले मिल गए छात्र और क्लास भी बिल्कुल एकदम रटने वाली मिल गई तो फिर गड़बड़ हो जाए। अगर आपको क्लास अच्छी मिली है तो क्लास में और विद्यालय में आपका सबसे ज्यादा बुद्धि का विकास होगा। ये वाली बात आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आनी चाहिए। उसने ये पूछा है निम्न में से वह कौन सा पॉइंट है जिसके द्वारा बालक की संज्ञान विकास को विकसित किया जा सकता है? मैंने उसका दूसरा नाम क्या बताया? मानसिक विकास बताया। इसका दूसरा नाम क्या? बुद्धि। और इन तीनों के जो जनक मैंने आपको बताए, इन तीनों के जो जनक मैंने आपको बताए वो कौन बताए? वो जीन पियाजे बताए। कौन बताए? जीन पियाजे बताए। क्लियर है? आपकी समझ में आ गया हुआ? चलते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है। खाली जगह को एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है। यानी इन चारों में से वो कौन सा पॉइंट है जिसके द्वारा आपको मोटिवेट किया जाता है, जिसके द्वारा आपको थोड़ा आगे बढ़ाया जाता है कि आप मोटिवेट होंगे तो आपके लिए काम होगा? शिक्षक द्वारा किया गया उपचारात्मक कार्य। दूसरा, छात्रों द्वारा प्रश्न पूछना। कक्षा में एकदम खामोशी। खामोशी तो हमेशा नेगेटिव है। कक्षा में अधिक तक उपस्थिति, अटेंडेंस का इसका कोई मतलब नहीं होता। यानी अगर मान लीजिए मेरी क्लास में जितने स्टूडेंट बैठे, मान लीजिए आप लोग बैठे हो, मैं आपको मोटिवेट करूंगा तो ज्यादा से ज्यादा उपस्थिति होना ऐसा नहीं है, खामोशी होना ऐसा नहीं है। दो क्वेश्चन है। शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य ये होता है अगर मेरी क्लास में एक बालक, दो बालक, तीन बालक, या मेरी क्लास में हर स्टूडेंट ज्यादा से ज्यादा प्रश्न कर रहा है तो इसका मतलब उनकी समझ में आ रहा है और वो मोटिवेट हो रहे हैं। तो राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा कि छात्रों द्वारा पूछे गए प्रश्न या छात्र ज्यादा से ज्यादा जो प्रश्न पूछते हैं वो हमारा सबसे ज्यादा मोटिवेट वाला ऑप्शन होता है। क्लियर बात है? मोटिवेट हमेशा आंतरिक होता है, समझ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है? बुद्धिमान का मतलब ज्यादा समझदार हो, प्रतिभाशाली बालक हो, जो किसी भी कार्य को करने से 10 बार सोचता है और ये कहता है कि इसके कितने फायदे और नुकसान हो सकते हैं, वो बुद्धिमान बालक माना जाता है। पहला दिया जो प्रभावपूर्ण और उचित तरीके से संप्रेषण करने की क्षमता रखता हो सकता है, देख लेंगे। वह जो अमूर्त रूप से सोचता रहता है, इसकी अपेक्षा ये वाला बेटर हो सकता है। वह जो नए परिवेश में स्वयं को समायोजित कर सकता है, ये भी ठीक है। वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता, ये वाला हटा दिया, ये वाला हटा दिया।
एक प्रतिभाशाली बालक की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? एक प्रतिभाशाली बालक की बात हो रही है, ये आपको समझ में आना चाहिए। तो वह जो प्रभाव उचित तरीके से मैंने काट दिया है, वह जो अमूर्त रूप से सोचता रहता है, वह जो नए परिवेश में स्वयं को समायोजित कर सकता है, तो अमूर्त रूप से जो सोचेगा वो प्रतिभाशाली बालक कहलाएगा। बुद्धिमान बच्चे का एक और नाम होता है प्रतिभाशाली बालक। कौन सा नाम होता है? प्रतिभाशाली बालक। और इसका जो आईक्यू माना गया दोस्त, वो 140 से अधिक माना गया है। कितना माना गया? 140 से अधिक माना गया है। बुद्धिमान बच्चा वो रटने पे बल नहीं देता, लंबे समय को नहीं, वो उचित तरीके से नहीं, ऐसा कुछ नहीं। जो काल्पनिक दुनिया में ज्यादा खोया रहता है, जो अमूर्त चिंतन ज्यादा करता है, वो सबसे अधिक बुद्धिमान व्यक्ति माना जाता है। तो राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा राइट आंसर हो जाएगा हमारा? बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, बहुत ज्यादा पूछा गया ये वाला क्वेश्चन, कि एक बालक जो अपनी दुनिया के बारे में समझ का सृजन करते, यह कथन किसका है? जो अपनी समझ का सृजन करेंगे, ये वाली बात, ये वाली परिभाषा किसने बोली है, ये वाली बात हमें समझनी है। तो पहला ऑप्शन दिया उसने पावलव, कोहलबर्ग, स्किनर और प्याजे। कौन सा इसका राइट आंसर हो सकता है? जब एक बालक दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करता है, तो ये सेंटेंस तो सबको रटा हुआ है। इसके जनक कौन है? जीन प्याजे। कोहलबर्ग ने कौन सा सिद्धांत दिया था? तो आपको बता देना, नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। कौन सा सिद्धांत दिया था? तो आपको बता देना, नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। जबकि प्याजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। कौन सा दिया था? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। और इसी में यह कहा था कि बालक अपनी दुनिया के खोज करता, नन्ना अन्वेषक, नन्ना खोज करता, नन्ना शोध करता। ये सारी की सारी बातें प्याजे ने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अंतर्गत ये वाली बात कही है। तो राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? डी राइट आंसर हमारा हो जाएगा। कौन सा राइट आंसर हो जाएगा हमारा? डी राइट आंसर हो जाएगा। चलते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कृतिका अक्सर घर में ज्यादा बात नहीं करती है, ज्यादा बात नहीं करती है, लेकिन विद्यालय में वो काफी बात करती है। एक लड़की कृतिका, वो विद्यालय में, घर में ज्यादा बात नहीं करती लेकिन विद्यालय में ज्यादा बात करती है। इसका मेन कारण क्या है? पहला ऑप्शन, शिक्षकों से मांग होती है कि बच्चे विद्यालय में खूब बात करें। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। कृतिका को अपना घर बिल्कुल पसंद नहीं है, ऐसा भी नहीं होता। उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती हो सकता है। विद्यालय हर समय बच्चों को खूब बात कराने का अवसर देता है। ये दो तो हमने काट दिए। यानी उसने बोला है कि एक लड़की जो है वो घर में कम बात करती है लेकिन विद्यालय में ज्यादा बात करती है। इसका मेन रीजन क्या है? तो हो सकता है घर में उसकी बात को सुनने वाले न हो और विद्यालय में सुनने वाले हों। भाई सेंटेंस तो ये वाली बात बोला है कि अगर मेरे घर में मेरी बात को कोई नहीं सुनता, ना मेरे विचारों को कोई जानता ना समझता है, तो मैं घर में कम ही बात करूंगी। लेकिन विद्यालय में मेरे घर विचारों को ज्यादा सुनने हैं और मोटिवेट बोलने के लिए कर रहे हैं, तो मैं विद्यालय में ज्यादा बात करूंगी। तो उसके विचारों को विद्यालय में ज्यादा मान्यता मिलती है। ये वाला सेंटेंस तो कह रहा है कि उसके विचारों को ज्यादा मान्यता कहां पर मिलेगी? तो आप बता सकते हो उसके विद्यालय में मिली है, तब ज्यादा बात अक्सर कर रही है। और ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। अब वो कृतिका की जगह कुछ और भी दे सकते हैं कि एक लड़की अपने घर पे कम बात करती है लेकिन विद्यालय में ज्यादा बात करती है। तो इसका मेन कारण क्या है? तो आप आराम से बता सकते हो। इसका मेन कारण जो है वो है उसके विचारों को मान्यता मिलना। जिसके विचारों को जहां पर ज्यादा मान्यता मिलती है वो वहीं पर ज्यादा बात करता है। क्लियर बात है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षक को अपने छात्रों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस के साथ उद्देश्य? मान लीजिए मैं अपनी क्लास कर रहा हूं, मैं अपनी क्लास को करते समय मैं अपने छात्रों की क्षमता मतलब योग्यता, कौन सा व्यक्ति किस कार्य को करने के लिए योग्य है, कौन से व्यक्ति में कितनी कार्य करने की क्षमता है, इसको समझने के लिए मुझे कौन सा होना चाहिए? सामाजिक दर्शन, मीडिया मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान और शिक्षा समाजशास्त्र। यानी एक बालक को समझने के लिए किसका ज्ञान होना जरूरी है? तो ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। किसका ज्ञान होना जरूरी है? तो आपको बता देना, शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान होना जरूरी, क्योंकि मनोविज्ञान एक बालक के व्यवहार का अध्ययन करता है। बालक का व्यवहार दो प्रकार का होता है, नियंत्रित और अनियंत्रित। अब मनोविज्ञान में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो रखा गया वो बालक को रखा गया। और यहाँ पर बात किसकी हो रही है? छात्र की हो रही है। जब एक छात्र को ध्यान में रखकर या छात्र की योग्यताओं को ध्यान में रखकर हम कार्य करते हैं, तो उसके लिए एक टीचर को साइकोलॉजिस्ट पढ़ के आना है, साइकोलॉजी पढ़ के आना है। तो शैक्षिक मनोविज्ञान वही तो कह रहा है। तो राइट आंसर हमारा कौन सा होगा? शिक्षा मनोविज्ञान हमारा राइट आंसर होगा। तो हमारा
17वें का आंसर कौन सा होगा? शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा, मोटिवेशन की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? मोटिवेशन की बात कर रहा है। ये वाली बात आपको समझ में आनी चाहिए कि सीखने की प्रक्रिया में मोटिवेशन क्या होता है, यानी आपको आंतरिक रूप से प्रेरित करती है, मोटिवेशन कहलाता है। क्या होता है? पिछले सीखे हुए को नए अधिगम से अलग करती है। अलग तो बिल्कुल नहीं होगा भाई, मोटिवेशन तो हमेशा जोड़ने का कार्य करती है, तो अलग तो बिल्कुल नहीं है। छात्रों को एक दिशा में सोचने योग्य बनाती है। एक दिशा आ रहा है भाई, एक दिशा में क्यों बनाएंगे, हम तो बहुत सी दिशाओं में सोचेंगे। तीसरा, छात्रों के सीखने की प्रति रुचि का विकास करती है। ये हो सकता है। छात्रों में स्मरण शक्ति को पैना बनाती। स्मरण शक्ति हमेशा ध्यान रखना रटना होता है, और रटना क्यों बनाएगी? छात्रों में सीखने के प्रति रुचि जागृत करती है। मान लीजिए आप सीटेट पास करेंगे, सीटेट पास करेंगे तो आप सुपरटेट में मौका मिलेगा, फिर टीचर बनेंगे, फिर पैसे आएंगे, सैलरी आएगी, फिर आपकी शादी होगी, फिर आपकी पूरी जिंदगी सुधर जाएगी। ये सारी की सारी बातें मैं आपको बता रहा हूं, तो मैं आपको क्या कर रहा हूं? मोटिवेट ही तो कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? मैं आपको मोटिवेट ही तो कर रहा हूं। अब मोटिवेट आपको कर रहा हूं तो आप सीखेंगे। तो छात्रों में सीखने के प्रति किसका विकास करती है? रुचि का विकास करती है। तो राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? सी राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? हमारा सी राइट आंसर होगा। ये वाली बात आपको समझ में आनी चाहिए। क्लियर बात है? तो राइट आंसर हमारा कौन सा होगा? सी राइट आंसर होगा। कौन सा राइट आंसर होगा? हमारा सी राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्दावली, पाठ्यचर्या शब्दावली किसकी ओर संकेत करती है? पाठ्यचर्या यानी सिलेबस की बात कर रहा है, करिकुलम की बात कर रहा है कि पाठ्यचर्या जो शब्दावली वो किसकी ओर संकेत कर रही है? तो ये वाला समझना है। विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें छात्र के प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं, हो सकता है। यानी हमारा जो पाठ्यचर्या होता है वो हमारे प्रतिदिन का अनुभव होता है। ये वाली बात ठीक है। मूल्यांकन प्रक्रिया नहीं। कक्षा में प्रयुक्त की जाने वाली पाठ्य सामग्री, ये भी हो सकता है। शिक्षण पद्धतियों पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु, यानी कौन सा राइट आंसर होगा? जो पाठ्यचर्या में, शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्दावली, विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें छात्र प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं, वो हमारा पाठ्यचर्या कहलाता है। पाठ्यचर्या यानी करिकुलम दो प्रकार का होता है, एक जीवन के प्रत्येक पहलू पर होता है, एक विद्यालय, विद्यालय के बाहर भी हो सकता है और विद्यालय के अंदर भी हो सकता है। यानी जो हम डेली अनुभव सीखते हैं वो हमारा पाठ्यचर्या के रूप में प्रयोग किया जाता है। क्लियर बात है? क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया कि शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्दावली, मूल्यांकन प्रक्रिया नहीं होता कक्षा में, क्लास में तो बिल्कुल नहीं, जबकि शिक्षा के क्षेत्र की बात हो रही तो ये भी नेगेटिव है। शिक्षण पद्धति पढ़ाते समय नहीं, शिक्षा के क्षेत्र में यानी व्यापक स्तर पर जो प्रयोग किया जाता है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा कौन सा होगा? ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आदत है। निचली कक्षाओं में शिक्षण पद्धति खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। यानी जब हम खेल विधि को लेकर आते हैं तो आपको यह भी पता है खेल विधि के जनक कौन है, तो आपको पता होना चाहिए फ्रॉवेल है। कौन है इसके जनक? तो आपको पता होना चाहिए फ्रॉवेल है। मूल रूप से क्यों आदत है? शिक्षण पद्धति के सिद्धांतों पर, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर, शिक्षण के समाजशास्त्री सिद्धांतों पर, शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांतों पर। कौन सा राइट आंसर हो सकता है कि खेल पद्धति निचली कक्षाओं में किस पर आधारित हो सकती है? एक तो मैंने ये वाला हटा दिया, एक मैंने ये वाला हटा दिया। विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर या शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांतों पर होती है। खेल पद्धति की बात हो रही, किसकी बात हो रही? खेल पद्धति की बात हो रही। तो कौन सा राइट आंसर होगा? मनोवैज्ञानिक वृद्धि और विकास के सिद्धांतों पर आधारित होगी ये शारीरिक क्रियाओं के। अब खेल खेलेंगे तो शरीर का प्रयोग करेंगे, तो राइट आंसर ये होगा या ये होगा? इसके दोनों राइट आंसर माने जा सकते हैं। अब दोनों में से सीबीएसई किसको मान रहा है वो आपको देख लेना है, क्योंकि विकास और वृद्धि भी ठीक हो सकता है और शारीरिक, अगर दोनों में देखा जाए तो शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों पर सिद्धांत आधारित होता है खेल पद्धति। क्लियर है? तो हमारा 20 का राइट आंसर कौन सा होगा? शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम। लेकिन वृद्धि और विकास के सिद्धांतों पर भी आधारित मानी जाती है, क्योंकि वृद्धि और विकास हम खेल से भी ज्यादा कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप किसके पर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक बच्चा अतीत यानी पूर्व में, अतीत की समान परिस्थितियों में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई अनुक्रियाओं को करता है या किससे संबंध है? यानी जब पूर्व ज्ञान, समझना क्या है, जब पूर्व ज्ञान नवीन ज्ञान को सीखने में सहायक होता है तो वो किससे संबंधित माना जाता है? सीखने के प्रभाव का नियम, सीखने की प्रक्रिया अभिवृत्ति का नियम, सीखने की तत्परता का नियम, सीखने का सादृश्य। सादृश्य होता है जब आपके सामने कोई वस्तु रखी है, जब आपके सामने
कोई वस्तु रखी है, सामने वस्तु रखी है और पूर्व अतीत की समान परिस्थितियों की गई। तत्परता का नियम, अब तैयार रहें, यानी सीखने के लिए तैयार रहें। अभिवृत्ति का नियम क्या होता है, मतलब आपके व्यवहार के द्वारा जो हम सीखे जा रहे हैं। और प्रभाव का नियम क्या कहलाता है, कि जब पूर्व में गलत अनुक्रियाओं को छोड़ना और अच्छी अनुक्रियाओं को अपनाना, यानी गलत अनुक्रियाओं को छोड़ना और अच्छी अनुक्रियाओं को अपनाने के लिए हम जो भी क्रिया करते हैं वो हमारा कौन सा नियम कहलाता है, प्रभाव का नियम कहलाता है। मान लीजिए जब एक गलत अनुक्रिया ये है और ये सही अनुक्रिया है, तो मैं गलत अनुक्रिया को पूर्व में जो किया उसको क्यों दोहराऊंगा दोबारा, मैं तो सही अनुक्रिया जो पूर्व में की उसको दोहराऊंगा ना। तो प्रभाव का नियम ये कहता है मेरे दोस्त कि जब हम सही अनुक्रिया सीखते समय सही अनुक्रियाओं को अपनाते चलो, गलत अनुक्रियाओं को छोड़ते चलें। गलत अनुक्रिया पूर्व में छोड़ी है तो मैं उसको क्यों दोबारा अपनाऊंगा, मैं तो सही अनुक्रिया को अपनाऊंगा ना। तो राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, सीखने के प्रभाव का नियम कहलाएगा। क्लियर बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मान लीजिए कि प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। प्रतिभाशाली बालक का जो IQ होता है वो कितना होता है, 140 प्लस होता है। अगर इसके जनक की बात करें तो आपको बता देना टर्मन होता है। इसके जनक कौन है तो आप बता सकते इसके टर्मन है। और उसने पूछा कि प्रतिभाशाली बालक का कौन सा संकेत नहीं है। क्लियर बात है। पहला उसने दिया दूसरों के साथ झगड़ना, भाई वो क्यों झगड़ेगा। अभिव्यक्ति में नवीनता हो सकता है, जिज्ञासा हो सकता है और सृजनात्मक विचार। अब कौन सा नहीं है, तो ये तीनों तो इसके ठीक है ना। राइट आंसर ए होगा, दूसरों के साथ झगड़े का क्यों। भाई प्रतिभाशाली बालक जो होता है, जो गॉड गिफ्टेड होते हैं, जो साइंटिस्ट बनते हैं DRDO में, IAS बनते हैं, PCS बनते हैं, अच्छे अच्छे वैज्ञानिक बनते हैं, नई नई खोज करते हैं, तो वो झगड़ेंगे क्यों दूसरों के साथ। वो तो बुद्धिमान बच्चे हैं तो वो क्यों झगड़ेंगे। और कौन से प्रतिभाशाली बालक का संकेत नहीं है, तो दूसरों के साथ झगड़ना प्रतिभाशाली बालक का संकेत नहीं है। और उसने कौन पूछा, नहीं है। अगर आपसे पूछे प्रतिभाशाली बालक का IQ कितना होता है तो आप 140 प्लस बता सकते हैं। इसके जनक कौन होते हैं तो आप टर्मन बता सकते हैं। क्लियर बात है। तो 22 का हमारा कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, तो हमारा राइट आंसर होगा ए, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर बात है। चलते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 23 क्वेश्चन आएगा, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षण उपलब्ध कराई जानी चाहिए। यानी विशेष आवश्यकता वाले होते हैं विकलांग या दिव्यांग बच्चे कहलाते हैं, विकलांग या दिव्यांग बच्चे कहलाते हैं। तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध करवानी चाहिए विशेष विद्यालय में, विशेष बच्चों के विकसित पद्धतियों द्वारा, विशेष विद्यालय में, विशेष विद्यालय विशेष शिक्षकों द्वारा, अन्य सामान्य बच्चों के साथ। अब मैं आपको यहाँ पर ये वाली बात बता रहा हूँ कि हमें पढ़नी क्या है, तो आपको ये समझना है समावेशी शिक्षा पढ़नी है। क्या पढ़नी है, समावेशी शिक्षा। और समावेशी शिक्षा में सभी को शामिल किया जाता है, सभी को शामिल किया जाता है। यानी बालक किसी भी जाति का हो, धर्म का हो, लिंग का हो, समुदाय का हो, लूला हो, लंगड़ा हो, अंधा हो, बहरा हो, काना हो, विकलांगों कैसा भी हो, हम उसे क्लास से बाहर नहीं निकाल सकते। जब विशेष आवश्यकता वाला बच्चा होगा तो उसे सामान्य बच्चों के साथ पढ़ाएंगे। ये वाला ऑप्शन हमें इसमें देखना है कि सामान्य बच्चों के साथ कौन सा वाला ऑप्शन है। तो देखो विशेष विद्यालय कभी भी मत लगाना, ध्यान रखना। विशेष विद्यालय ये भी गलत है, विशेष शिक्षक कभी नहीं लगाना। हमेशा सामान्य बच्चों के साथ हमें उसको पढ़ाना है, हमेशा सामान्य बच्चों के साथ उसे सामान्य विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करानी है। राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, अन्य सामान्य बालकों के साथ। समावेशी शिक्षा ये कहती है कि सभी बालकों को सामान्य बालकों के साथ एक साथ पढ़ाना समावेशी शिक्षा कहती है। किसी के लिए हम अलग से न शिक्षण की व्यवस्था करेंगे न विद्यालय की व्यवस्था करेंगे। क्लियर बात है। चलते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आकलन को उपयोगी और, आकलन मतलब मूल्यांकन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए किसके प्रति सचेत होना चाहिए। मान लीजिए मैं आपसे बीच बीच में क्वेश्चन पुटअप करता हूं, तो उसको इंटरेस्टेड बनाने के लिए क्या करना चाहिए। पहला, छात्रों को बुद्धिमान या औसत छात्रों की उपाधि देना। देखो छात्रों को प्रतिभाशाली और सामान्य, हमें कभी किसी को ऐसी उपाधि नहीं देनी कि तुम मतलब गंवार हो, तुम ज्यादा इंटेलिजेंट हो, तुम कम हो, कभी किसी को नहीं देना चाहिए। दूसरा दिया है शैक्षिक और सहशिक्षित क्षेत्रों में छात्रों के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के विविध तरीकों का प्रयोग करना। ये हो सकता है, इसकी अपेक्षा ये हो सकता है, देख लेंगे अभी, ठीक है। फीडबैक देने की तकनीक, भाषा प्रयोग करना, ये गलत है। अलग अलग छात्रों में तुलना करना, कभी तुलना नहीं करना है। राइट आंसर हमारा ये लग जाएगा। यानी जब विद्यालय के अंदर और विद्यालय के बाहर जो भी तकनीकी प्रयोग की जा रही हैं
उसके मूल्यांकन के लिए हमें उसके प्रति सचेत रहना चाहिए। ना हम किसी को टारगेट कोई नाम दे सकते हैं, ना उनमें तुलना कर सकते हैं, ना फीडबैक देने के लिए किसी भाषा का प्रयोग कर सकते हैं। राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? आकलन। आकलन का मीन्स मूल्यांकन होता है, आपके व्यवहार का मूल्यांकन करना, आपका व्यवहार क्या कहना चाह रहा है, नियंत्रित व्यवहार है, अनियंत्रित व्यवहार, गुस्से वाला व्यवहार है, प्यार वाला व्यवहार है, शांत वाला व्यवहार है, सहानुभूति वाला व्यवहार, ये सारी की सारी प्रक्रिया हमें देखनी है। ये शैक्षिक होता है विद्यालय के अंदर, सहशैक्षिक होता है विद्यालय के अंदर। विद्यालय के अंदर और विद्यालय के बाहर जो भी आपकी एक्टिविटी हो रही है उनका मूल्यांकन करने के लिए हमें किसका प्रयोग करना है? शैक्षिक और सहशैक्षिक का प्रयोग करना है। तो 24 का राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 25 डिसलेक्सिया की बात हुई है। डिसलेक्सिया ये एक अक्षमता है। क्या है ये? एक अक्षमता है, और ये अक्षमता से कंपलसरी आपको 100% एक नंबर पूछेगा ही पूछेगा कि डिसलेक्सिया किससे संबंधित होती है। एक होती है पठन विकार, लेखन विकार, वाचन विकार, मौखिक विचार, गणित से बहुत सारी होती है। तो पहले पूछे उसने गणितीय विकार, पठन विकार, व्यवहार संबंधी विकार या मानसिक विकार, कौन सी हो सकती है? देखो गणित से संबंधित कौन सी होती है तो आपको बता देना डिसकैलकुलिया। कौन सी होती है तो आपको बताना डिसकैलकुलिया। कौन सी होती है? डिसकैलकुलिया। और पठन से संबंधित होती है डिसलेक्सिया। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? पठन से संबंधित डिसकैलकुलिया। अगर आपने पूछे मौखिक से पूछे, मैं 2 और लिख दे रहा हूं, मौखिक से पूछे तो आपको बता देना अफेजिया। इसका एक और नाम होता है डिस्फेजिया। अगर आपको लेखन से पूछे तो आप बता देना डिस्ग्राफिया। ये देखो, एक तो ये वाली आपको याद करनी है, एक ये वाली याद करनी है। गणित से मैंने बता दिया और पठन से आपको डिसकैलकुलिया है ये, यानी इन चारों में से एक नंबर आपको मिल जाएगा। डिसकैलकुलिया की बात करें गणित से, डिसलेक्सिया की बात करें आप पठन से, अग्रिफिया डिस्ग्राफिया की बात करें लेखन से, और डिस्पेजिया की बात करें मौखिक से। तो 25 का हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? पठन विकार से डिसलेक्सिया संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को कैसी भूमिका निभानी चाहिए? बच्चों के सीखने की प्रक्रिया माता पिता को क्या भूमिका निभानी चाहिए? देखो तटस्थ और नकारात्मक मैंने काट दिया। तटस्थ का मतलब होता है स्थिर। अब सहानुभूतिपूर्व या अग्रोन्मुखी, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्त वो कौन सा होगा? हमारा सहानुभूति। अग्रोन्मुखी कौन भूमिका निभाता है तो आपको बता देना टीचर निभाता है। कौन निभाता है? टीचर निभाता है। अग्रोन्मुखी टीचर निभाता है। लेकिन सहानुभूतिपूर्ण, अगर आपके बच्चे के कम मार्क्स आए तो आप उसे डांटिए मत, सहानुभूति प्यार दे, कोई बात नहीं अगली बार और अच्छे लेके आना। उससे ये मत कहिएगा कि आप कम क्यों लेके आए, उसके 90% है आपके 60% क्यों आए, नहीं। सहानुभूति करिए, उसको बताइए कि बेटा अगली बार उससे ज्यादा आप लेके आने। जब हम उसे प्यार से बात करेंगे तो हमारा बच्चा थोड़ा कम बिगड़ेगा। अगर हम उसे जबरदस्ती करेंगे तो बच्चा बिगड़ भी सकता है और पढ़ेगा भी नहीं। तो माता पिता को कैसी भूमिका निभानी चाहिए तो आपको बता देना सहानुभूतिपूर्ण। तटस्थ स्थिर नहीं रहनी चाहिए और ना ही हमें नकारात्मक भूमिका निभानी चाहिए। तो 26 का हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सहानुभूतिपूर्ण। नेक्स्ट देखिए, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, ये कौन सा सिद्धांत कहता है? ये वृद्धि और विकास के सिद्धांत है कि विकास एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है जो गर्भावस्था से प्रारंभ होकर मृत्यु पर्यंत चलती रहती है। तो कौन सा सिद्धांत कहलाता है? पहला दिया है निरंतरता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, अंतःक्रिया का सिद्धांत, अंतर संबंध का सिद्धांत। यानी कौन सा सिद्धांत कहलाता है कि विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है? तो कभी नहीं समाप्त हो रहा है तो इसका मतलब निरंतर चल रहा है ना। कैसे चल रहा है? निरंतर चल रहा है। तो राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? ए राइट आंसर हो जाएगा कि विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। वो इसको ऐसे भी दे सकता है, विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, चलने वाली प्रक्रिया है। जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया, वो ऐसे भी दे सकता है। तो इसका भी राइट आंसर कौन सा होगा? ये वाला होगा। और इसका भी राइट आंसर कौन सा होगा? विकास कभी नहीं समाप्त होने वाली प्रक्रिया, विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया कौन सा सिद्धांत कहलाता है? तो आपको बता देना निरंतरता का सिद्धांत कहलाता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 आ गया, सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत। सीखने का कौन सा सिद्धांत पूछा? अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने विकसित किया है?
पहला दिया उसने पावलव ने, पहला कौन सा दिया पावलव ने, दूसरा दिया पियाजे ने, तीसरा दिया वाइगोस्की ने और चौथा दिया गेस्टाल्टवाद का सिद्धांत। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत आप जानते होंगे कोलरकोप का, बर्दिमर वाला जो जिन्होंने चिंपैंजी सुल्तान यानी बनमानस नाप पर प्रयोग किया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा कौन सा होगा, गेस्टाल्टवाद का सिद्धांत। अब पावलव की बात करें तो आप बता सकते हैं इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था, तो आप बता सकते हैं शास्त्रीय अनुवंदन का सिद्धांत दिया था। जीन पियाजे ने कौन सा सिद्धांत दिया था, तो आप बता सकते हैं संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। वाइगोस्की ने कौन सा दिया सिद्धांत दिया था, तो आप बता सकते सामाजिक विकास का सिद्धांत। डायरेक्ट पूछा उसने। और गेस्टाल्टवाद में कौन कौन आते हैं, तो आपको बता सकते हैं कोहलर, कोफका, बर्दिमर। क्योंकि अंतर्दृष्टि सिद्धांत का एक और नाम क्या है, गेस्टाल्टवाद या सिद्धांतवादी सिद्धांत कहलाता है, जो संज्ञानात्मक के अंतर्गत आते हैं। क्लियर बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं, यानी समवयस्क यानी अपनी एज के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं। पहला दिया है प्रौढ़ावस्था। प्रौढ़ावस्था कब होती है, तो आप समझ लीजिए प्रौढ़ावस्था मान लीजिए 25+ होती है। पूर्व बाल्यावस्था क्या होती है, तो 3 से 6 वर्ष होती है। बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष होती है। किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष होती है। अब अपनी एज के सक्रिय सदस्य एक्टिव पर्सन बन जाते हैं। तो जब भी समवयस्क के सक्रिय सदस्य की बात होगी तो दोस्तों आपको किसको बताना है, किशोरावस्था को बताना है। सक्रिय रूप जब भी आता है तो आप किशोरावस्था को लगाएंगे, क्योंकि जब एक बालक किसी समाज का सक्रिय सदस्य बन जाता है तो वो किशोरावस्था में पूर्ण रूप से आ जाता है। किशोरावस्था का समय माना जाता है 12 से 18 वर्ष या 13 से 19 वर्ष इसका समय माना गया। तो निम्नलिखित में से किस अवस्था में एक बालक अपनी समायु समवयस्क के सक्रिय सदस्य बन जाते, तो आपको राइट आंसर बताना है किशोरा अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन आपका है बच्चे के बौद्धिक विकास। बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान। बौद्धिक विकास का मैंने आपको बताया था संज्ञानात्मक नाम भी होता है। उसने पूछा संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं किसने बताई हैं। संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं कितने बताई हैं। पहला एरिक एरिक्सन है, दूसरा स्किनर है, तीसरा पियाजे है और लास्ट में इन्होंने कोहलबर्ग दिया है। वो आपसे ये पूछ रहा है कि संज्ञान विकास की 4 अवस्थाओं का वर्णन निम्नलिखित में से किसने किया। ये वाली बात आपको समझ में आनी चाहिए। तो पहला दिया उसने एरिक एरिक्सन, तीसरा दिया स्किनर, उसके बाद दिया पियाजे और उसके बाद दिया कोहलबर्ग। कौन सा राइट आंसर हो सकता है। देखो एरिक एरिक्सन ने कौन सा सिद्धांत दिया था, तो आपको बता देना मनोसामाजिकता का सिद्धांत दिया था। समझना आप लोग, मनोसामाजिकता का सिद्धांत दिया। जबकि बात वो किसकी कर रहा है, संज्ञान विकास के सिद्धांत की बात कर रहा है। स्किनर ने जो दिया था ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी दी थी, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी दी थी। बात किस कर रहा है, संज्ञान विकास की। जबकि इसका जो राइट आंसर होगा पियाजे होगा। और पियाजे ने जो 4 अवस्थाएं बताई थी मैंने आपको बताया था SPMA, संवेदीगामक, पूर्व, मूर्त और अमूर्त। जबकि कोहलबर्ग ने कौन सा सिद्धांत दिया था, तो मैंने आपको बताया था नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। कौन सा सिद्धांत दिया था, नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। संज्ञानात्मक का दूसरा नाम मानसिक भी हो सकता है, मानसिक का दूसरा नाम बौद्धिक भी हो सकता है, बौद्धिक का दूसरा नाम बुद्धि भी हो सकता है। जो उसकी 4 अवस्थाओं की बात करता है तो आप पियाजे को आराम से लगा सकते हैं। 4 अवस्था कौन कौन सी है, संवेदीगामक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, अमूर्त। जब भी पियाजे की बात होगी तो आपके दिमाग में ये वाली ट्रिक अटैक होनी चाहिए, ये वाली, क्योंकि पियाजे से 1 या 2 क्वेश्चन तो वो आपसे ये पूछेगा कि पियाजे की दूसरी अवस्था कौन सी है, पियाजे की तीसरी अवस्था कौन सी है, पियाजे की पहली अवस्था कौन सी है। इस वाले भी आपके प्रैक्टिस सेट में देखा तो पियाजे के 4 क्वेश्चन है और चारों के चारों मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर के साथ समझाए। ये था हमारा आज का प्रैक्टिस सेट। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑल को प्रेस कर लें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।